अगर आपने 10th में एनटीएससी की एग्जाम पास कर ली तो समझ जाइए कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंस बन गए। हर साल भारत में 10th में जितने भी बच्चे होते हैं उसमें इंडिया का टैलेंट कौन सा, वो जानने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लेती है और उसमें 2000 से भी ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई करके उनको 11 से लेके पीएचडी तक स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आप अपने क्लास में या स्कूल में टॉप करते हो तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आप इंडिया के टैलेंट हो, लेकिन अगर आपने एनटीएससी क्वालिफाई कर दी तो आपके टैलेंट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आपकी कंपटीशन पूरे भारत के बच्चों के साथ होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एज अ नेशनल टैलेंट रिकॉग्नाइज करती है। एनटीएससी में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो तो साइड की बात है, लेकिन इसमें जो प्राइड, ऑनर एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलता है उसकी मजा ही कुछ और है। और ये मजा लेने का चांस आपको जीवन में एक ही बार मिलता है, वो है 10th में। सो हर 10th के बच्चे को एनटीएससी की एग्जाम देनी ही चाहिए। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि एनटीएससी की एग्जाम क्या है, किस तरह से वो दी जाती है और इसके क्या क्या एडवांटेज है। तो पहले हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ एनटीएससी। उसमें भी देखेंगे पहले हम मॉनेटरी बेनिफिट, यानी पैसे, मनी, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो जैसे ही आप एनटीएससी स्कॉलर बनते हो तो गवर्नमेंट आपको 11th एंड 12th में, फिर आप साइंस में हो कि कॉमर्स में हो, किसी में भी हो, आपके अकाउंट में हर महीने 1250 रुपए ट्रांसफर करती है। 1250 रुपीज हर महीने पर मंथ आपको ट्रांसफर करती है, यानी आपकी पॉकेट मनी चालू, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए पॉकेट मनी पे। बैचलर एंड मास्टर डिग्री में ये अमाउंट बढ़ जाती है और गवर्नमेंट आपके अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए ट्रांसफर करती है, क्योंकि कॉलेज में खर्चे बढ़ते हैं ना, इसलिए। और पीएचडी करने के लिए भी गवर्नमेंट आपको पैसे देती है एज पर द यूजीसी नॉर्म्स, अमाउंट उसकी फिक्स नहीं है। तो ये जो पैसे आपको दिए जाते हैं एक्चुअली पॉकेट मनी नहीं, ये स्टडी के लिए दिए जाते हैं। ओके, बहुत सारे जो बड़े बड़े कोचिंग क्लास है इंडिया के, जो स्पेशली जेई या नीट की तैयारी करवाते हैं या 11th-12th साइंस की तैयारी करवाते हैं, वो एनटीएससी स्कॉलर बच्चे को 100% स्कॉलरशिप देते हैं। अब इसका फायदा क्या है वो बताऊं। जो ये बड़े कोचिंग क्लास है 11th-12th जेई नीट के लिए, उनकी फीस मिनिमम 2 लाख से लेके 3.5-4 लाख रुपए है 2 साल की। वो 100% स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपके पेरेंट्स के 2-3 लाख रुपए बच जाएंगे। या आपके पेरेंट्स की कंडीशन नहीं है ऐसे क्लासेस में रखने की, तो एनटीएससी स्कॉलर बन के आप ऐसे क्लासेस में जा सकते हो विदाउट एक्सपेंसिंग एनी मनी। ओके, बहुत सारी ऐसी 11th-12th की स्कूलें भी है जो एनटीएससी स्कॉलर के पास, एनटीएससी स्कॉलर को स्कॉलरशिप देती है। वो 50% से लेके 100% स्कॉलरशिप होती है, यानी स्कूल की भी 11th-12th की अगर आप अच्छी प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो उसकी फीस कम से कम 2 साल की 2 लाख से ऊपर होती है, तो वो आपकी बच जाती है। यानी जो ट्यूशन के 2-3 लाख बचे और स्कूल के 2 लाख बचे, तो टोटल अराउंड 5 लाख रुपीस का जो फायदा है वो आपको इंस्टेंट एनटीएससी स्कॉलर बनने के तुरंत बाद ही चालू हो जाता है। और ये 1250 तो आएंगे, ये 5 लाख जो बड़ा फायदा है वो तुरंत मिलता है। दूसरे बहुत सारे बेनिफिट है, मनी एक साइड की चीज है मैंने आपको बताया, लेकिन दूसरे बड़े बड़े बेनिफिट हैं। एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बूस्ट हो जाता है, आप एकदम कॉन्फिडेंट बच्चे बन जाते हो। अब तक आप डर में स्टडी कर रहे थे, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में कर रहे थे, लेकिन जैसे आप एनटीएससी स्कॉलर बन गए तो आपको अंदर से पता रहता है कि मैं ये इंडिया का टैलेंट हूँ, टॉप टैलेंटेड बच्चों में मैं हूँ मेरी जनरेशन के। सो उसका जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है वो अलग ही होता है। अभी आप उस हिसाब से स्टडी ना करोगे जो आप एनटीएससी स्कॉलर बनने से पहले करते थे। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप स्टडी करोगे, आप एक अलग ही तरीके से लाइफ जियोगे। और ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए स्टडी में, जेई नीट पास करने के लिए, यूपीएससी की एग्जाम पास करने के लिए, सीए, इस तरह की जो डिफिकल्ट एग्जाम आती है उसमें ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। अगर आप इंडिया में स्टडी कंटिन्यू करते हो तो बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है कि जो एनटीएससी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट रखती है। इट मींस कि एडमिशन में पहला चांस एनटीएससी के बच्चों को दिया जाता है और उनको ले लिया जाता है। इसमें उस तरह के स्ट्रीम वाली कॉलेजें आएगी, कोर्सेज वाली कॉलेजें आएगी जो जेई नीट बेस्ड एडमिशन जिसमें नहीं होते। और दूसरी जो साइंस, कॉमर्स, ये सब स्ट्रीम्स है उसमें रिजर्व सीट ये लोग रखते हैं। सो आपकी एंट्री पहले होगी, राजा की एंट्री, नवाब की एंट्री पहले।
अब्रॉड स्टडी, अगर आपको फॉरेन स्टडी के लिए जाना है 12th के बाद, तो उसमें भी एनटीएससी क्वालिफाई किया हुआ अगर कोई बच्चा है तो उसको एडिशनल मार्क्स मिलता है। दूसरी, बहुत सारी फॉरेन की ऐसी यूनिवर्सिटियां है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एनटीएससी को वैलिड मानती है, और एनटीएससी स्कॉलर बच्चे को वैल्यू देके, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देके, उसको बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी दी जाती है, और उसको ली जाती, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में वो खींचने की ट्राई करते हैं। सो आपकी जो अब्रॉड एंट्री है बहुत ही आसान हो जाएगी अगर आपने एनटीएससी क्वालिफाई कर दिया तो। आप 10th के बोर्ड में 99 भी परसेंटेज ले आओगे तो उससे आपको बड़ा फायदा शायद ना होगा फॉरेन में, लेकिन अगर आपने एनटीएससी क्वालिफाई किया तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको होगा। अगर आपको एनडीए में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो उसमें भी एनटीएससी स्कॉलर को पहला प्रेफरेंस मिलता है। ओके, ज्यादा बेनिफिट है उनको, एंट्री आसान हो जाएगी आपकी। जॉब्स एंड इंटरव्यू में भी एनटीएससी का सर्टी आपको बहुत ही काम लगेगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में इंटरव्यू देने गए या फिर गवर्नमेंट में देने गए, तो एनटीएससी जिसने पास की है, तो इट मींस कि वो जब स्टूडेंट था बच्चा, तब बहुत ही डेडिकेटेड था, प्रामाणिक था अपने काम के प्रति, अपने स्टडी के प्रति। तो इट मींस कि हमारी कंपनी में आके भी वो वही डेडिकेशन से काम करेगा, ऐसा मान लिया जाता है। क्योंकि एनटीएससी कोई भी पास नहीं कर सकता। जो लापरवाह स्टूडेंट है, स्टडी जैसे कि कामचोरी की तरह स्टडी करने हैं, उनका काम ही नहीं है एनटीएससी पास करना, वो हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप इंटरव्यू में बैठ गए एनटीएससी के सर्टिफिकेट के साथ, तो 99.99% आप इंटरव्यू ऐसे ही पास कर लोगे, मतलब वो ले ही लेंगे आपको। कोई बेवकूफ कंपनी ही होगी जो आपको नहीं लेगी। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी जॉब में कैसा होता है कि आपको एग्जाम भी गवर्नमेंट जॉब की पास करनी है, उसके बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। तो उसके इंटरव्यू में भी, जैसे कि आईएएस आईएफएस ये जो सब स्टडी होता है यूपीएससी, उसमें आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना रहता है। तो उसमें भी अगर आपने एनटीएससी की एग्जाम पास की है तो आप इंडिया के टैलेंट हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी आपको 15 साल की उम्र में रिकॉग्नाइज कर दिया कि आप टैलेंट हो। तो ऐसे लोगों को आईएएस नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? तो आपकी एंट्री पहले होगी, आसानी से हो जाएगी। अभी कुछ एग्जाम की डिटेल जान लेते हैं। तो ये जो अब तक हमने बेनिफिट देखे, वो उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है एनटीएससी के। और आगे अभी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। कौन ऑर्गेनाइज करता है? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी जो है वो एनटीएससी की एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। ओके, पेपर आता है 200 मार्क का, स्टेज 1 हो या स्टेज 2, 200 मार्क का पेपर आएगा, 200 मार्क्स। एमसीक्यू आते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूरा पेपर है, एक एमसीक्यू 1 मार्क, सो 200 क्वेश्चन आएंगे। दो एग्जाम आएगी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जिसने क्वालिफाई की वही स्टेज 2 दे पाएगा। तो पहली स्टेज 1 आएगी नवंबर 10th में, अगर आप हो तो ही दे सकते हो। ये नवंबर के फर्स्ट संडे आती है मोस्ट ऑफ द केस में, कभी कभी वो थोड़ा चेंज होता है, बाकी नवंबर के फर्स्ट संडे आती है स्टेज 1। स्टेज 2 बोर्ड की एग्जाम के बाद जो मई महीना आता है, वो मई महीने में सेकेंड संडे स्टेज 2 आती है। कभी कुछ इलेक्शन या ऐसा कुछ हो तो आगे पीछे डेट होती है, बाकी सेकेंड संडे आ जाती है। सिलेबस स्टेज 1 का कौन सा है? दोनों का सिलेबस थोड़ा अलग है। ओके, स्टेज 1 का सिलेबस तो समझिए, जो स्टेज 1 की एग्जाम है वो गवर्नमेंट ने बोला है कि सब स्टेट खुद ही ले ले। जैसे कि गुजरात की एग्जाम गुजरात बोर्ड जो होगा वही ले लेगा, और यूपी की एग्जाम यूपी बोर्ड जो होगा वही स्टेज 1 ले लेगा। तो डेफिनेटली स्टेज 1 का जो सिलेबस है वो गुजरात बोर्ड ले रहा है, इसलिए गुजरात बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का सिलेबस आएगा। तो स्टेट बोर्ड की जो किताबें होती है वो पढ़नी रहेंगी, मतलब उसमें जो मैथ साइंस एसएस आएगा वो स्टेट बोर्ड की बुक्स आएगी। स्टैंडर्ड उसमें 9th का भी आता है और 10th का भी आता है। सो आपको दोनों पढ़ने हैं। सब चैप्टर नहीं आते, लेकिन 70-80% चैप्टर्स आते हैं। वो हर स्टेट का अपना सिलेबस है, वो आप देख लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगा। स्टेज 2 में कौन सा सिलेबस आता है? सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस आता है, उसमें 9-10 का आएगा और सीबीएसई बोर्ड का। ओके, अभी ये जो स्टेज 1 में स्टेट बोर्ड का सिलेबस आता है उसमें सीबीएसई वाले बच्चे और आईसीएसई वाले बच्चे बहुत ही ध्यान दे। आप सीबीएसई की बुक स्टडी करते हो या आईसीएसई की स्टडी करते हो तो ये स्टेट बोर्ड की जो बुक आती है वो अलग आती है। हालांकि अभी मैथ्स और साइंस की बुक सेम हो गई है, स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई की,
लेकिन जो एसएस की बुक है वो स्टेट बोर्ड की, सब स्टेट की अलग अलग है। तो आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट की एसएस की बुक आप परचेस कर लो, और वो आपको स्टेज 1 के लिए पढ़नी है, उसमें से 40 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और वो क्वालिफाई हो गए थे, आप स्टेज 2 में चले गए, उसमें सीबीएसई का पढ़ना है। कितने स्टूडेंट देंगे एग्जाम? तो हर साल 5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है ये संख्या बढ़ रही है। स्टेज 1 की बात है। स्टेज 1 में से क्वालिफाई किए जाते हैं बच्चे 4000 जितने। ये भी थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट बढ़ा रही है, कभी 5000 भी कर दे, कभी 4, अभी 4000 जितना है। तो स्टेज 2 के लिए 4000 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, टॉपर्स ऊपर के 4000 एज पर द कैटेगरी, और वो स्टेज 2 देंगे। उसमें 2000 बच्चे स्टेज 2 में पास किए जाएंगे और उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी वो एनटीएससी स्कॉलर बन जाएंगे। लास्ट ईयर कुछ 2130 बच्चे सिलेक्ट किए थे। ओके, और ये संख्या भी गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल इतनी है। पेपर की पैटर्न क्या आती है? तो मैंने आपको कहा कि 200 मार्क की एग्जाम आएगी, तो उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 आएगा। 100 मार्क का एक पेपर है। पेपर 1 में मैट आएगा, यानी मेंटल एबिलिटी, और पेपर 2 में सेट यानी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर पहला, और पेपर 2 में मैथ्स साइंस एसएस, तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 40 और एसएस के 40, तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का ये पेपर आएगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको 2 पेपर देने हैं, बीच में थोड़ा गैप मिलता है फ्रेश होने के लिए, और एक ही दिन दोनों पेपर ले लिए जाते हैं संडे। क्वालिफाइंग मार्क्स, स्टेज 1 में कितने मार्क आप लाओगे तो स्टेज 2 में जा पाओगे, वो तो कट ऑफ के हिसाब से चलता है, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स जिसको कह सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 40% लाने हैं, यानी 200 में से 80 लाने हैं, तो आप पास हो गए। रिजर्व में अगर आप बिलोंग करते हो तो 32% लाने हैं, यानी 64 लाने हैं 200 में से, तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। देखिए, इसमें क्वालिफाई होना लेकिन बड़ी बात नहीं है, आप इसमें भले ये 40% ले आओ, 80 मार्क्स ले आओ, लेकिन फिर भी आप स्टेज 2 में ना जा पाओगे अगर आप कट ऑफ में ना आए तो। अभी कट ऑफ को समझिए, ये 2018-19 का गुजरात का कट ऑफ है, दूसरे भी है लेकिन पहले 18-19 का समझ लेते हैं, उसके ऊपर से आपको दूसरे समझ में आ जाएंगे। 200 मार्क का स्टेज 1 का पेपर, उसमें जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था स्टेज 2 में जाने का वो था 178, यानी स्टेज 1 में जो 178 लाए थे जनरल वाले और उससे ज्यादा, वो लोग स्टेज 2 में जा पाए, वो सिलेक्ट हुए। एससी में 154, एसटी में 143, ओबीसी में 159। तो इस तरह से हर साल का है, देख लीजिए। तो 15-16 का 126 था जनरल का, डायरेक्ट 170 बढ़ा बहुत जोर में, और फिर 178, और लास्ट ईयर का स्टेज 1 का गुजरात का था कुछ 179। ओके, सो ये कट ऑफ में आपको आना है, ऐसा नहीं कि 40% मार्क ले आए, 80 मार्क्स ले आए 200 में से, वो तो आराम से आप ले आओगे, लेकिन इसमें आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये अगर नहीं कर पाए, आप कट ऑफ में नहीं आ पाए, तो स्टेज 2 देना पाओगे और आप एनटीएससी स्कॉलर बन ना पाओगे। ओके, तो आप अपने स्टेट का देख लो, ये तो मैंने गुजरात का बताया है, लेकिन आप जिस स्टेट में हो हर स्टेट का कट ऑफ अलग होगा, तो आप अपने स्टेट का देख लो कि कितना कट ऑफ है, उस हिसाब से आप तैयारी करो। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आप गलत क्वेश्चन टिक कर दोगे तो 0 मिलेंगे, लेकिन माइनस नहीं मिलेंगे। ओके, सो उसका कोई टेंशन नहीं है। इसकी प्रिपरेशन सर कब चालू करें? एनटीएससी स्टेज 1 के एग्जाम के 10 दिन पहले, 20 दिन पहले या 30 दिन पहले? तो 3 साल पहले करें। 3 साल पहले 8 से आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी 8 से? 10th में नवंबर में एग्जाम आ जाती है, 10th का बोर्ड का अपना लोड है, दूसरी एग्जाम बहुत जल्दी आ जाती है, नवंबर में ही आ जाती है, तो 10th में आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए लोग 8-9 में ही इसकी तैयारी कर देते हैं, और 10th में तो इसकी रिवीजन चालू हो जाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स मैंने देखे हैं जिनको ये एनटीएससी की और सब अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और जो जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भविष्य में कॉम्पिटिटिव बड़ी बड़ी एग्जाम में पास करे, यूपीएससी पास करे, जेईई नीट पास करे, वो पेरेंट्स तो 5th स्टैंडर्ड से ही बच्चे को एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने एनटीएससी क्वालिफाई किया तो आपके जेईई नीट क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी 99.99% बढ़ जाती है। अगर आप आईआईटी कॉलेज में जाओगे जेईई क्वालिफाई करके या नीट करके, तो आपको अपने क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखेंगे जो एनटीएससी स्कॉलर भी है,
क्योंकि एनटीएससी स्कॉलर को पता चल जाता है स्ट्रेटजी कि इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे पास की जाती है। तो ये एनटीएससी का जो नॉलेज है वो आपको आगे की बहुत सारी एग्जामों में काम लगेगा। दूसरी बात की अभी तो जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं या कॉरपोरेट कंपनियां हैं या फिर गवर्नमेंट के जितने भी पोस्ट है वो पीयून से लेके आईएएस तक सब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देनी ही पड़ती है, तभी आपकी एंट्री होती है। सो आपने ओलंपियाड ये सब तो दिया होगा जब आप छोटे होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट बॉडी है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको ये 10th में एनटीएससी का जीवन में फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, और वही आप अगर क्वालिफाई कर लो तो डेफिनेटली आप आगे भी आराम से क्वालिफाई कर लोगे दूसरी एग्जाम भी। सो एनटीएससी आपके जीवन की फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, तो इसका चांस आपको मिस नहीं करना है। अगर आप 10th में हो या 8 में 9th में भी हो या उससे भी छोटे हो, ये सुन रहे हो, तो आप तैयारी इसकी चालू कर दो। देखिए आप भले 8 तक भी नहीं पहुंचे हो, लेकिन फिर भी इसका एसएस बहुत ही आसान होता है, आराम से आप उसका स्टडी करना चालू कर सकते हैं। और दूसरी चीजें भी साइंस वाइंस भी जो बेसिक है वो ठीक करना आप चालू कर सकते हो। दूसरा कि ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से देख के चले गए और एनटीएससी स्कॉलर बन जाओगे। नो, आपको सीरियस स्टडी करना पड़ेगा, लाइन टू लाइन कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, तभी जाके आप एनटीएससी स्कॉलर बन जाओगे। ये ऐसी स्कूल की एग्जाम की तरह नहीं कि ऊपर ऊपर से देख के चले गए और 60 70 80% आ गए। नो, कंपटीशन है इसमें, 5 लाख जितने बच्चे आपके कंपटीशन में है। सो आपको मेहनत एक्यूरेसी से करनी ही पड़ेगी। आई होप कि एनटीएससी रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख के मुझे पूछ सकते हो। तो आप सुन रहे थे मिलन शाह को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।